समंदर की प्यास लेकर दरिया में उतरना कैसा, समंदर की प्यास लेकर दरिया में उतरना कैसा, हुनर है तुझ में आंधियों में लौ जलाने की, हुनर है तुझ में आंधियों में लौ जलाने की, रोशनी से ही चिरागों का एहतराम होता है, रोशनी से ही चिरागों का एहतराम होता है, आदत डाल लो दर्द में मुस्कुराने की, आदत डाल लो दर्द में मुस्कुराने की। नमस्कार साथियों, टारगेट विद रचित संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी साथियों का, आप सभी भाइयों का, आप सभी अध्यापकों का या जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोगों का टारगेट विद रचित संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जहां भी होंगे जिंदाबाद होंगे और अच्छे स्वास्थ्य के साथ और मनोयोग के साथ अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर पा रहे होंगे। हमने बताया हुआ था पीछे के सेशन में कि हम लोग जो सीटेट जुलाई 2024 की परीक्षा 7 जुलाई को कंडक्ट होनी है, उस 7 जुलाई की परीक्षा को लेकर जितनी भी हम लोगों की स्ट्रेटजी हो सकती है, जितनी भी रणनीतियां हो सकती हैं, उन सब चीजों को लेकर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। विस्तृत चर्चा में हम लोगों ने बात किया हुआ था और सभी लोग डट गए, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि सरकारी के परिणाम भी सभी आ चुके हैं, चुनाव भी हो चुका है और चुनाव में आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में कैसी पुरजोर हार मिली भारतीय जनता पार्टी को। उसी को दृष्टिगत रखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ सोचेगी, आप सभी साथियों के लिए कुछ ना कुछ सोचेगी। तो आप सभी भाई, आप सभी बहनें बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ डट जाइए। देखो, अगर बात करें लगभग नवंबर 2018 की बात करें तो 69,000 भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था और जो कि भर्ती हुई और उसके बाद से 2024 चल रहा है और 2024 समाप्त होने तक अभी भी कोई भी 6 साल से भर्ती नहीं है। अगर उस टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो लगभग 4 से 5 लाख लोग व्यक्ति ऐसे थे जो यूपीटेट सीटेट पास बैठे हुए थे और वही उस परीक्षा को देने के लिए एप्लीकेबल थे अगर कोई नई भर्ती आती तो। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही जैसे ये 2, 3, 4 साल, 5 साल, 6 साल का समय बढ़ता चला गया, वैसे ही वैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या भी बढ़ती चली गई। तो साथियों बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है क्योंकि कंपटीशन कोई कम नहीं है। देखा होगा आपने, डे बाय डे संख्या लोगों की बढ़ती चली जा रही है। अभी बीएड बाहर होता है, अंदर होता है, इसके रेफरेंस में कुछ नहीं कहा जा सकता सरकार की कैसी मंशा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को तब तक के लिए निष्कासित किया गया है जब तक कि बीटीसी की संख्या कंप्लीट रहती है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उन चीजों पर हम लोग परिचर्चा नहीं करेंगे। सीधा सा एक ही हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी स्ट्रेटजी हमें अपनानी पड़ेगी, जो भी कार्य करना पड़ेगा साथियों, उस कार्य को हम लोग पूरी रणनीति, पूरी ईमानदारी और पूरे निष्ठा और पूरी लगन के साथ हम लोग अपना सर्वस्व समर्पित कर देंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो चलेगा साथियों, हमने कल वाले सेशन पर बात की हुई थी सीटेट जुलाई 2024 की मैथ्स प्रैक्टिस सेट हमने बताया हुआ था गणित की परीक्षा में किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं, उन सभी प्रश्नों को हल किया था। आशा और उम्मीद करते हैं कल का वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आज हम उसी श्रृंखला में मैथ प्रैक्टिस सेट 2 की लेकर बात करेंगे, जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है। उसमें देखेंगे और कैसे कैसे प्रश्नों की श्रृंखला बन सकती है। हम आप सभी के समक्ष वैसे प्रश्नों को लाते रहेंगे। अभी हम लोगों ने शिक्षण के पोर्शन को टच नहीं किया है। 2 या 3 दिन बाद आपकी शिक्षण की भी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। तो आप सभी लोग इस चैनल को, अपने इस बड़े भाई को आगे बढ़ाते रहिए क्योंकि आप सभी का स्नेह ही हमारी ऊर्जा होगा। आप सभी लोग जितना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वही हमारा मोटिवेशन होगा और वही हमारी प्रेरणा होगा। जैसे आप लोगों के लिए आपका मोटिवेशन आपका लक्ष्य होता है और वैसे हमारे लिए हमारे मोटिवेशन हमारा लक्ष्य होता है। तो आप सभी लोग इस चैनल को बहुत ज्यादा शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। हमने बताया हुआ था वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो वीडियो सजेशन में जाता है और सजेशन में जाने से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडवर्टाइज करता है यूट्यूब, और जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडवर्टाइज करेगा तो कहीं ना कहीं ज्यादा लोगों का इसका लाभ हो सकेगा। तो साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। बिना किसी देर किए हुए हम क्या करेंगे, अपने आज की कक्षा को शुरुआत करेंगे। आप मेहनत करते रहिए। कहा जाता है करत करत अभ्यास नित जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो चलेगा, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आज का पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है, निम्न में से कौन सी ऐसी रचना है जो एक ट्रायंगल का निर्माण करेगी।
तो साथियों देखिएगा ट्राइंगल बनने की शर्तें क्या क्या होती है। सबसे पहले त्रिभुज बनने की शर्तों पर बात करें, जो त्रिभुज की शर्तें होती हैं इन पर हम लोग पर चर्चा कर लेते हैं। तो त्रिभुज की शर्तों पर अगर हम लोग बात करें, त्रिभुज की दो टाइप की शर्तें होती है, एक अकॉर्डिंग टू द साइड और दूसरी जो होती है अकॉर्डिंग टू द एंगल। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे भुजा को लेकर साथियों, और फिर बात करेंगे हम लोग कोण को लेकर। तो चलेगा, भुजा को लेकर अगर बात करें तो आपने पढ़ रखा होगा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मतलब अगर हम एक ट्राइंगल ये ले लें, इसमें एक भुजा हमने 4 ले ली, एक भुजा 6 ले ली, एक भुजा 8 ले ली। आप देखेंगे दो भुजाओं का योग 6 और 4 कितना हुआ साथियों 10, तीसरी भुजा से बड़ा है। 8 और 6 14, तीसरी भुजा से बड़ा है। 8 और 4 12, तीसरी भुजा से बड़ा है। आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ जो 4 6 8 है, इससे एक त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। अर्थात जब त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो क्या होगा, त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी साथियों देखिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। साथियों देखिएगा 4 6 8 हम लोगों ने भुजा ले ली, यहां से 6 से 4 गया 2, बिल्कुल अंतर छोटा है। 8 से 6 गया 2, बिल्कुल छोटा है। 8 से 4 गया 4, 8 से साथियों 4 गया 4, अंतर बचा और बिल्कुल छोटा है। तो आप देख पाएंगे यहां से हम लोग ट्रायंगल की रचना कर सकते हैं। तो दो बातें हम लोगों ने यहाँ पर भुजा से संबंधित देखी। भुजा से संबंधित दो बातों में हम लोगों ने सीखा कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसके साथ साथ देखा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है साथियों, तीसरी भुजा से छोटा होता है। अब हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू द एंगल। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात त्रिभुज वह रचना होती है जिसके सभी अंतः कोणों को जोड़ लिया जाए, जिसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम किया जाए, तो उनको जोड़ने पर कितना होगा साथियों, उनको जोड़ने पर 180 डिग्री कंप्लीट होगा। तो हमने त्रिभुज बनने की शर्तों में दो बातें देखी। त्रिभुज के किन्हीं तीन अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, और भुजाओं में हमने देखा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तथा दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। आइएगा हम लोग प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। साथियों यहाँ पर देखिएगा कोण ए और कोण सी इनको ही जोड़ने पर 180 मिल रहा है, तो तीसरा कोण बन नहीं पाएगा, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर हो नहीं सकता है। सेकंड वाले में चेक करते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो 15 और 5 20 हो गया, ये 200 हो जाएगा, ये भी हमारे ट्रायंगल का निर्माण नहीं करेगा। अर्थात एंगल वाली प्रॉपर्टी साथियों क्या हो गई, फेल हो गई। अब हमने एक प्रॉपर्टी और बताई थी, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। देखिए 3 और 2 5, क्या इस 6 से बड़ा है, अर्थात ये भी हमारा प्रश्न का आंसर है, अर्थात सी फॉर सिनेमा इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 4 5 को अगर हम लोग चेक करें, साथियों देखिएगा 3 4 5 को चेक करें अगर हम लोग, तो देखिएगा 4 और 3 7, दो भुजाओं का एक तीसरी भुजा से बड़ा है। 5 और 3 8, दो भुजाओं का एक तीसरी भुजा से बड़ा है। 5 और 4 9, और दो भुजाओं का एक तीसरी भुजा से बड़ा है। इस प्रकार से हमने देखा कि जब भी कभी त्रिभुज से संबंधित रचना की बात की जाएगी, त्रिभुज से संबंधित प्रॉपर्टी की बात की जाएगी, तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का एक तीसरी भुजा से बड़ा होता है तथा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। और साथ ही साथ साथियों एक बात याद रखनी है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। आइएगा हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिएगा साथियों क्या रहने वाला है, बहुत ही आसानी के साथ हम लोग एक सरल भाषा में सभी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग कापी और कलम को साथ लेकर बैठा करें और साथ में ही साथ सारी चीजें सॉल्व किया करें। लिखा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 अंश का हो, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 अंश का हो, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 अंश का हो, तो शेष दो कोणों के समद्विभाजकों, तो शेष दो कोणों के समद्विभाजकों, तो शेष दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप क्या होगी, के बीच बने कोण की माप क्या होगी, ये साथी हमसे पूछा गया है। आप सभी लोग इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करिएगा। हमसे कहा गया है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 अंश का हो, तो शेष दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बना जो कोण होगा
उस कोण की माप क्या रहने वाली है। तो साथियों बहुत ही आसान है। देखिएगा हम लोग अगर एक ट्रायंगल का निर्माण करें, यहां से देखिएगा कहा गया है ये त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी दे दिया हम लोगों ने, और हमसे बोला गया इसका एक कोण जो है 130 डिग्री। अब शेष दो कोणों के समद्विभाजकों से ये कोण बनेगा। हमसे इस कोण की माप पूछी गया था, कोण बीओसी बराबर क्या होगा, कोण बीओसी। तो हमने आपको बताया था कि जब भी कभी ऐसी स्थिति आए, त्रिभुज का एक कोण दिया जाए और दो कोणों का समद्विभाजक हमसे पूछे जाए। देखिएगा ध्यान से अगर हम लोग बात करें, देखो हम लोग इसको दो प्रॉपर्टी में बेसिक फॉर्मेशन में बात करें, 130 है तो हमें पता है इन दोनों कोणों का योग 50 होगा। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 50 होगा। अर्थात कह सकते हैं इसका कोण 50/2 होगा, अर्थात 25 हो सकता है। अब 25 हो सकता है तो हम लोग वहां से करीब कर सकते हैं, सारी चीजें हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। 25 हो जाएगा तो आराम से हम लोग इसको निकाल पाएंगे। तो एक तो तरीका हमने ये बता दिया साथियों, ये 130 था तो ये दोनों कोणों का योग 50 होगा। अब आधा आधा है तो ये 25 हो जाएगा इन दोनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, 180 में से 25 को घटा देंगे तो हमारा आंसर 155 डिग्री आ जाएगा। लेकिन साथियों देखिएगा जब भी कभी ऐसी स्थिति पूछी जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, 90 प्लस कोण a/2 कर लेना है। जब भी कभी कहा जाए दो कोण दिए गए हों जिसमें एक कोण दिया गया है, दो कोणों के समद्विभाजकों से बने बीच का कोण पूछा जाए तो 90 प्लस a/2 कर देंगे। 90 प्लस a/2 130 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 2 × 12 2 × 5 10 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे 9 और 6 15। अर्थात इस प्रश्न का आंसर साथियों कितना हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर 155 डिग्री हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी दोनों टाइप से समझ में आ गया। हमने बेसिक फॉर्मेशन में बताया, बेसिक फॉर्मेशन में कैसे इसको कर सकते हैं, उन सभी चीजों को आपने समझने का प्रयास किया। आइएगा हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर बात करते हैं। बहुत ही सरल और समागम प्रश्न है, आप अच्छी तरीके से इनको लगा पाएंगे। देखिएगा तीसरे क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन साथियों दिया गया है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर है। कितने साथियों, 10 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया साथियों, इस परिमाप ज्ञात कीजिए। आपने साथियों पढ़ रखा होगा समचतुर्भुज क्या होता है, यानी समचतुर्भुज के बारे में पढ़ रखा हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। आप उस समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिएगा हम लोग अगर समचतुर्भुज के बारे में बात करें, अब यहां पर हम लोग समचतुर्भुज की परिचर्चा करते हैं। देखिएगा समझिएगा, हमसे कहा गया साथियों ये चारों भुजाएं बराबर हैं, इसका एक विकर्ण 10 दिया गया है और एक विकर्ण साथियों कितना दिया गया, 24। हमने पढ़ रखा है समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ रखा है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं आपस में समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब साथियों होता है दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में उसको दो बराबर भागों में बांट देते हैं। अब दो बराबर भागों में बांटने का तात्पर्य सिर्फ इतना हुआ, अगर हम समचतुर्भुज को ABCD ले लें साथियों, ABCD ले लें, तो अगर ये पूरा विकर्ण 10 है, अगर ये साथियों पूरा विकर्ण 10 है, तो अगर हम इस वाले विकर्ण की चर्चा करें तो ये साथियों कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब अगर इस वाले विकर्ण की बात करें पूरा 24 है तो ये वाला विकर्ण कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। साथियों कितना हो जाएगा, अब हमने बताया था समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितने पर काटते हैं, 90 अंश पर काटते हैं, और 90 अंश के सामने की भुजा साथियों क्या होती है, कर्ण होती है। 90 अंश के सामने की भुजा साथियों क्या होती है, कर्ण होती है। तो हम लोग BC निकाल लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर साथियों 125 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इनको अगर हम लोग BC स्क्वायर की बात करें तो साथियों कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो गया, 4 और 2 6 1 हो गया। तो यहां से B और C निकल के आ गए साथियों कितना, 13 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है समचतुर्भुज, सम माने होता है समान, चतुर्भुज माने भुजाएं होती है। एक ऐसी रचना जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं उसको हम लोग साथियों क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। और हमसे पूछा गया पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, अर्थात परिमाप। परि का मतलब होता है चारों ओर, माप माने होता है उसकी लंबाई, अर्थात चारों ओर की लंबाई को जोड़ लिया जाए तो 13 13 26 13 39 13 52। अर्थात इस प्रश्न का जो परिमाप हो जाएगा कितना हो जाएगा साथियों,
52 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आइएगा हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलेंगे, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई, वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। हमने क्या बोला, किसी वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास का अनुपात, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा एवं वृत्त के व्यास का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ये साथियों हमसे पूछा गया है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्किल, अगर बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर है वो एरिया ऑफ सर्किल का 16/पाई है। देन हमें बताना है जो रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ स्क्वायर एंड डायमीटर ऑफ सर्किल, इसके बारे में हमें बताना है, अर्थात वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास के मध्य अनुपात क्या रहने वाला है, ये हमसे साथियों पूछा गया है। तो हम लोग यहां से चर्चा करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। अब साथियों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। हमसे पूछा गया जो वर्ग का क्षेत्रफल है, साथियों सॉल्यूशन को देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो वर्ग का क्षेत्रफल है साथियों, या वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसका 16/पाई, इसका 16। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और वृत्त का क्षेत्रफल साथियों होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है इंटू 16/पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो ए स्क्वायर बराबर 16r स्क्वायर आ गया और ए इक्वल्स टू आ गया साथियों कितना, 4r आ गया। ए इक्वल्स टू साथियों कितना आ गया, 4r आ गया। अब ए इक्वल्स टू 4r आ गया, यहां से हमें वर्ग की क्या मिल गई साथियों, वर्ग की भुजा प्राप्त हो गई। वर्ग की साथियों क्या प्राप्त हो गई, वर्ग की भुजा प्राप्त हो गई। अब हमसे पूछा गया है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात क्या रहने वाला है। तो आप साथियों देखिएगा हमसे पूछा गया है कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा लेनी है और रेशियो बताना है वृत्त के व्यास के, वृत्त का व्यास। आप लोग देख पाएंगे वर्ग की भुजा साथियों क्या है 4r और वृत्त का व्यास क्या होता है 2r। r से r कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, अर्थात कह सकते हैं जो हमारा अनुपात आया साथियों कितना आया, 2:1 आ गया और यही हमारे प्रश्न का आंसर रहने वाला है। तो सभी चीज लोगों को ये सारी चीज समझ आ रही होगी, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल और सहज होने वाला है। किसी को अगर किसी भी प्रश्न में कोई समस्या क्रिएट हो रही हो तो आप सभी लोग उसको जस्टिफाई करेंगे, तुरंत बताएंगे, आपका यह समाधान किया जाएगा। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, अगले क्वेश्चन पर अगर चर्चा करें तो दिया गया है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात सीपी x वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, सॉरी x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आगे दिया गया यदि लाभ प्रतिशत 25%, यदि लाभ 25% है, यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान साथियों पूछा गया, x का मान होगा तो ये हमसे पूछा गया, बहुत ही सरल चीज है। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए लाभ कब होता है। लाभ जब होता है जब हम किसी चीज को कम में खरीदें, जब हम किसी चीज को कम में खरीदें और ज्यादा में बढ़ाकर बेच दें, तो ऐसे हमें क्या होता है, ऐसी स्थिति में हमें क्या प्राप्त होता है साथियों, लाभ प्राप्त होता है। तो चलेगा, हमसे कहा गया है 20 वस्तुओं का सीपी, हम किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और आराम से सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे।
जो 20 वस्तुओं का सीपी है x वस्तुओं के एसपी के इक्वल है। एसपी फॉर सेलिंग प्राइस और सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस। यानी कि इसका मतलब यह है, सीपी मतलब हमने किसी भी वस्तु को x रुपए में खरीदा और उसको 20 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया साथियों? 20 में बेच दिया। तो ऐसी स्थिति में हमें प्रतिशत लाभ कितना हुआ? 25% का। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है साथियों? जो हमें पढ़ रखा है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है, क्या होता है साथियों? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा साथियों? 100। तो यहां से देखिएगा प्रतिशत लाभ की बात करें 25% है साथियों। एसपी माइनस सीपी तो 20 माइनस एक्स हो जाएगा साथियों, और बटे सीपी। सीपी कितना है साथियों? एक्स है। कितना है? एक्स है। और इंटू कितना लगा देंगे हम लोग? 100 लगा देंगे। इंटू कितना लगा देंगे? 100 लगा देंगे। अब देखिएगा साथियों, इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। कितना रहने वाला है? बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर पाएंगे इनको। सभी लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। अब इसको सरल कर लेंगे हम लोग। 25% का लाभ हो गया। यहां से कितना हो जाएगा साथियों? 25 चक्कू 100 हो जाएगा। तो यहां से हमें पता है 20 का सीपी, 20 ने किसी चीज को खरीदी, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। x में खरीदा और 20 में बेचा, तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ होता है। तो ऐसी स्थिति के दौरान हमने लाभ की परिचर्चा, लाभ की गणना कर ली। चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको दे देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा साथियों? 25x हो जाएगा। बराबर इसको देखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा साथियों? 2000 हो जाएगा माइनस 100x हो जाएगा। अब 100 इधर आ जाएगा साथियों, ये जुड़ जाएगा तो 125x हो जाएगा बराबर 2000 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 205, कम 5 16 पंचे 80। तो x की वैल्यू साथियों कितनी आई? x की वैल्यू साथियों आ गई 16। x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। हम लोग यहां से भी इसको कैरी कर सकते थे, थोड़ा हमने लॉन्ग प्रोसेस में कर दिया, इसको शॉर्ट टर्म में समझने का प्रयास करिएगा। आंसर 16 ही आएगा। हम लोग यहीं से क्रॉस कर सकते थे इसको। 25 चक्कू साथियों कितना हो गया? 100 हो गया। तो यहां से x इक्वल टू 20 चक्कू 80 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा साथियों? 4x हो जाएगा। 4x इधर आएगा 5x हो जाएगा, 5x बराबर 80 हो जाएगा। तो 16 पंचे 80, यानी इस प्रश्न का आंसर साथियों कितना हो गया? 16 हो गया। इस प्रश्न का आंसर साथियों कितना हो गया? 16 हो गया। आप आसानी से इस चीज को समझ पाए होंगे, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी भी फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल से फॉर्मेट पर चर्चा करेंगे और सिंपल से फॉर्मेट के साथ इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगर किसी भी साथी को किसी भी प्रश्न में कोई समस्या क्रिएट लगे तो आप उसको थोड़ा स्किप करके पीछे हटाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा रहने वाला है, एक संख्या दी गई है। यहां से बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है हमारे एग्जाम में और कई बार सीटेट की परीक्षा में पूछा भी गया है। एक संख्या दी गई है और संख्या दी गई है 82903 और 4 टाइम्स 0 को मानक रूप में k गुणे 10 की घात n द्वारा व्यक्त किया जाता है। k इंटू 10 टू द पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है तो k प्लस n का मान क्या होगा? तो k प्लस n का मान क्या होगा, ये हमसे साथियों पूछा गया है। तो k प्लस n का मान क्या होगा? चलिएगा हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। k प्लस n का मान क्या रहने वाला है? तो अब मानक रूप क्या होता है? मानक रूप का मतलब होता है इसको डेसिमल सिस्टम में लेकर आना। डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है हमें संख्या को दशमलव के केवल एक इंटीजर छोड़ना है, अर्थात दशमलव उतने अंकों पर लगाना है ताकि हमारा एक पूर्णांक बच जाए। तो साथियों हम लोग देखेंगे यहां से अगर हम लोग इसको मानक रूप में लेकर आए, इसको अगर मानक रूप में लेकर आए और फिर क्या ला देंगे? तुलना। मानक स्वरूप इसका क्या हो जाएगा? देखिएगा साथियों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 8.2903 की पावर 10 टू द पावर 8। कितना लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 8 लिख सकते हैं। अब देखिएगा हमने यहां से देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया, यानी 10 टू द पावर 8। ये हमारा मानक स्वरूप आ गया और इसी को बराबर हम तुलना करा दें k इंटू 10 टू द पावर n से। जब तुलना कराएंगे साथियों तो k का मान क्या हो जाएगा? k का मान ये हो जाएगा, n का मान साथियों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हमसे पूछा गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k प्लस n, तो k की वैल्यू डाल दीजिए 8.2903
और प्लस यहाँ n की वैल्यू साथियों कितनी हो जाएगी 8, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा साथियों 8 और 8 हो जाएगा 16.2903। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का साथियों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको सारे प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, सभी लोग उन सारी चीजों को समझ रहे होंगे। अगर किसी को किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप सारे प्रश्नों को क्लियर करते रहेंगे, क्योंकि कोई प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूट जाए। इतिहास बना दो जीवन का, इतिहास बना दो जीवन का, अब इसको लिखने की बारी है और कर लो लक्ष्यों को पूरा, कर लो लक्ष्यों को पूरा। अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है, अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपने लक्ष्य को पूरा किए बिना कदाचित इधर उधर नहीं हटना। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्ति बरान्नि बोधयतम, विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और चलते रहो, तब तक चलते रहो जब तक कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती साथियों। तो हमें तब तक चलना है, हमारे रास्ते में कितनी भी परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो जाए, हमें उस चींटी की तरह पहाड़ पर चढ़ना है। आपने देखा होगा चींटी पहाड़ पर चढ़ती है, फिसलती है, चढ़ती है, फिसलती है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है अपनी मंजिल को प्राप्त करती है। तो साथियों हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है साथियों, देखिएगा अगला क्वेश्चन है ए के पास बी से 20% अधिक धन है। ए के पास बी से ए के पास बी से 20% अधिक धन है। ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से से 20% कम धन है। 20% कम धन है। तो ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है? तो ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है? चलो अधिक धन है, ये साथ ही हमसे पूछा गया। आएगा हम मान लेते हैं हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं ए, बी और सी। अगर हम मान लें बी के पास 100 रुपए है तो ए के पास 20 ज्यादा है तो कितने होंगे 120 होंगे, और बी से 20% कम है किसके पास सी के पास, तो इसके पास कितने होंगे 80% होंगे। हमसे पूछा गया ए के पास सी से कितना अधिक, यहाँ 120 है, यहाँ से कितना अधिक है 40। किससे अधिक है साथियों? बी सी से अधिक है। और प्रतिशत लाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, 40 दूना 80, 2 से 50 दूना 100, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 50% हो जाएगा। कितने प्रतिशत अधिक है साथियों? 50% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम लोग। बहुत ही आसान है सारे प्रश्न, और ये सारे प्रश्न किसी न किसी विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग इसके लिए अपना मंतव्य बना लीजिए और अच्छे से उसको करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। एक चतुर्भुज एबीसीडी में, एक चतुर्भुज एबीसीडी में, एक चतुर्भुज एबीसीडी में डी बराबर 60, जो कोण डी बराबर दिया गया है 60 डिग्री, कोण सी बराबर दिया गया है 100 डिग्री, कोण सी बराबर 100 डिग्री है। तो कोण ए बा कोण बी के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। कोण ए बा कोण बी के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। कहां मिलते हैं साथियों? P पर मिलते हैं, P पर मिलते हैं। तो कोण एपीबी के माप क्या होंगे? तो कोण एपीबी की माप क्या होगी, ये साथियों पूछा गया है। माप क्या होगी? आइएगा हम लोग बात करते हैं एबीसीडी एक चतुर्भुज की। एक चतुर्भुज दिया गया है साथियों ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। हमसे कहा गया है साथियों जो कोण डी है, कोण डी है, देखिएगा हमसे कहा गया जो कोण डी है साथियों वो कितना है 60 डिग्री, मतलब ये कोण जो है 60 डिग्री, ये वाला कोण सी है जो 100 डिग्री है। अब कहा है कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। चलो समद्विभाजक बिंदु कहां पर मिला दिए? P पर मिला दिए। तो कोण एपीबी, इस वाले कोण की मान पूछी हमसे गई है, इस वाले कोण का मान हमसे
पूछा गया है साथियों, तो इस वाले कोण का मान हम लोग निकाल लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब बहुत ही आसान तरीके से कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये 100 है और ये 60 है, तो कितना हुआ साथियों 160 हो गया। तो 160 हो गया तो हमें पता है इन दोनों कोणों का योग बचा हुआ 200 होगा। अब 200 होगा तो इन दोनों कोणों का जोड़ 100 होगा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा साथियों 80 हो जाएगा। हम लोग बेसिक थ्योरम से इसको क्या कर पाएंगे, निकाल लेंगे। ठीक है साथियों, तो हम इसको दो तरीके से निकाल लेंगे, बहुत ही आसान तरीका होने वाला है। तो जब भी कभी हमसे पूछा जाए तो हमने बोला ये 60, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। दो कोण हमारे 160 डिग्री के हो गए। जब दो कोण 160 डिग्री के हो गए तो बचे हुए दो कोण साथियों 200 डिग्री के होंगे। बचे हुए दो कोण कितने होंगे, 200 डिग्री के होंगे साथियों। अब चूंकि समद्विभाजक है, ये भी समद्विभाजक है, तो इसका मतलब जब ये दोनों 200 हैं तो आधे आधे कितने हो जाएंगे साथियों 100 हो जाए। मतलब सम ऑफ, अगर कोण a/2, कोण a/2 की बात करें प्लस कोण b/2 की बात करें, अर्थात इनका मान कितना होगा 100 डिग्री होगा। अब हम लोग बात है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 अंश होता है, तो 100 ये हो गया, तो बचा हुआ साथियों 180 अंश के लिए हमारा 80 हो जाएगा। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी यहां समझते हैं, जब भी कभी दो एंगल चतुर्भुज के दिए गए हों और अन्य दो कोणों का समद्विभाजक खींचा गया हो, तो इस प्रकार जो कोण एपी भी बनेगा, क्या बनेगा साथियों, यह क्या होता है 1/2 एंगल डी प्लस एंगल सी। तो 1/2 डी प्लस सी का मतलब 60 प्लस 80 हो जाए 100 हो जाएगा साथियों। तो कितना हो जाएगा 1/2 160 हो जाएगा, काट देंगे यहां से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हुआ साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हुआ कितना हो जाएगा साथियों 80 डिग्री हो जाएगा। तो आपने देखा हमने कितने सहज तरीके से दोनों प्रश्नों दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप देख पा रहे हैं किसी को किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं हो रही होगी, और सारे प्रश्नों को हम एक तरीका नहीं, दो तरीका नहीं, तीन तरीके, जितने तरीके से, जब तक कि आप सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे हम सारे प्रश्नों को आपको करवाते रहेंगे। चलेगा, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है। इस शिक्षक सीरीज को अगर आपने कंप्लीट कर लिया, इस शिक्षक सीरीज को आपने अगर कंप्लीट कर लिया तो साथियों याद ध्यान रखिएगा कि आपसे पेपर में कोई भी प्रश्न बाहर होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है -7 व -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, यह हमसे साथियों पूछा गया है। पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा यह हमसे पूछा है। तो कुछ नहीं पता है, -7 के बीच -6 आ जाएगा साथियों, -4 आ जाएगा और -5 आ जाएगा और -4 आ जाएगा, यही होंगे, इनके बीच का ही चाहिए और पूछा गया इनका गुणनफल। तो कोई बात नहीं, माइनस माइनस प्लस ये तो कैंसिल हो गए, ये माइनस बचा और हमें पता है 5 को 20, 20 छंगा 120, अर्थात इस प्रश्न का आंसर -120 होगा। बहुत ही मजेदार प्रश्न था, सरल था। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं तो बच्चों वाले प्रश्न, कोई बात नहीं, सीटेट में कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं। देखो पेपर का जो मॉड्यूल होता है यह 3 टाइप से बनाया जाता है। 3 टाइप से बनाने का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बिल्कुल लोअर क्लास के भी बच्चे बहुत से आते हैं, उनको भी कर पाए, क्योंकि आयोग जो होता है समस्त बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए पेपर ड्रॉ करता है। और तो ऐसे भी प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चूंकि सीटेट जो होता है तार्किक बेस्ड होता है, बहुत से बच्चे उनको ये नहीं कंफर्म होगा -7 और -3 के बीच पूर्णांक कौन कौन से आते हैं, तो इन सभी चीजों को आपने समझा। आइएगा अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 1 + 11/10 प्लस 11/100 प्लस 101/1000 प्लस 101/10,000। ये साथियों हमसे प्रश्न पूछा गया है, इसका मान पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना है साथियों, हमें पता है इसका मान 1 होगा। इसका मान अगर हम लोग लाएं तो 1.1 होगा। इस वाले का मान मत करें तो 0.11 होगा। इस वाले का अगर हम लोग मान करें तो 1.11 और 1 होगा। यहां पर बात करें तो 1.011 और 1 होगा। हमें सबको जोड़ लेना है साथियों, और दशमलव के बाद की संख्याओं को चाहो तो आप बराबर कर सकते हो साथियों, अगर नहीं भी लिखना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ऐड कर लेंगे 1 2 3 3 और यहां पर साथियों हो जाएगा 2। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ साथियों 2.3321 हो गया, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। आइएगा हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो हमारी कांग्रुएंसी बेस्ड है, अर्थात सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, अभी सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस प्रश्न को देखने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपसे के समक्ष प्रस्तुत कर सके। दिया गया है त्रिभुज DEF और PQR में
त्रिभुज डी ई एफ एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में दिया गया है पी क्यू बराबर डी, पी क्यू बराबर डी दिया गया है साथियों, ई एफ बराबर पी आर दिया गया है, ई एफ बराबर पी आर या आर पी दिया गया है, और एफ डी बराबर क्यू आर है, एफ डी बराबर क्यू आर है। तो एफ डी बराबर क्यू आर है, तो हमसे पूछा गया, अब ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, देखिएगा साथियों, बहुत ही सरल प्रश्न होने वाला है। त्रिभुज डीईएफ, डीईएफ सर्वांगसम होगा त्रिभुज आरपीक्यू के, आरपीक्यू के सर्वांगसम होगा, या त्रिभुज डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ सर्वांगसम किसके हो जाएगा, देखिएगा साथियों अभी, चलिए त्रिभुज डीईएफ सर्वांगसम होगा क्यूपीआर के, क्यूपीआर के, या त्रिभुज डीईएफ सर्वांगसम होगा त्रिभुज क्यूआरपी के, त्रिभुज क्यूआरपी के, या त्रिभुज डीईएफ सर्वांगसम होगा त्रिभुज पीक्यूआर के। चलेगा, तो कुछ प्रश्न नहीं है इसमें, हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं दो। एक ट्रायंगल हमारा ये बनके तैयार हो गया, देखिएगा साथियों दिखता रहे, एक ट्रायंगल ये हमारा बनके तैयार हो, सेकंड ट्रायंगल हमारा ये बनके तैयार हो गया। आप सभी लोग इसको समझ पाएंगे और देख पाएंगे, सारी चीजें आपको पारदर्शी रूप से दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक ट्रायंगल डीईएफ का निर्माण कर लिया, एक ट्रायंगल डीईएफ हो गया, डीईएफ हो गया, और एक ट्रायंगल हो गया साथियों पी क्यू आर, कितना हो गया साथियों, पी क्यू आर हो गया। चलेगा, हमसे बोला गया पी क्यू बराबर है डी की, पी क्यू बराबर है डी ई के, तो यह भुजा बराबर है इसके, पी क्यू बराबर डी, ई एफ बराबर है पी आर के, ई एफ बराबर है, ई एफ बराबर है पी आर के, ई एफ बराबर है पी आर के, और इसके साथ बराबर एफ डी बराबर है क्यू आर के, है ना। तो तीनों भुजा, तो अब कांग्रेंसी किसकी होने वाली है, कांग्रेंसी हमने देखा जो त्रिभुज डीईएफ है, तो हमें पता है यह तो क्यू पी आर। तो अब देखेंगे हमारा कौन सा ट्रायंगल होने वाला है, देखिएगा साथियों, तो कौन सा होने वाला है, तो हमने देखा यह देखो दो दो पर सिमिलरली हो रही है, ठीक है, यह भुजा, फिर उसके बाद यह एक वाली ये मैच खा रही है, तो हमें पता है डी इसके बराबर है, डी पी क्यू के बराबर है, तो डी पी क्यू के बराबर दे दिया, और ई एफ तो इस प्रकार से किसके बराबर हो जाएगा, जो डी ई एफ होगा किसके बराबर, क्यू पी आर के हो जाएगा, डी ई एफ होगा क्यू पी आर के हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से देखिए 2 3 1 हमने बनाया, तो 2 3 1, तो डी ई एफ क्यू पी आर, तो डी ई एफ क्यू पी आर अर्थात बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, धमाकेदार स्थिति के साथ होने वाला है। तो आप सभी लोगों को यह सारी परिचर्चा समझ में आ गई होगी, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, आपने पूरे सेशन का बहुत ही शिद्दत के साथ, पूरे मजे के साथ आनंद लिया होगा। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जो शिक्षक सीरीज चल रही है, इस शिक्षक सीरीज के समस्त प्रश्न बहुत ही जबरदस्त लग रहे होंगे, और आपको लगेगा कि हाँ वास्तविकता यह हमारी आने वाली आगामी परीक्षा सीटेट 7 जुलाई 2024 को जो लगी हुई है, उन सभी प्रश्नों में एक संजीवनी साबित होने वाले हैं। क्योंकि संजीवनी हमने इसलिए बोला, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज अर्थात पैनेसिया है, अर्थात अगर बात करें यहाँ ऐसे प्रश्न हैं, चाहे वो हमारा प्राइमरी का एग्जाम हो, चाहे वो हमारा जूनियर का एग्जाम हो, उन दोनों परीक्षाओं में यहाँ हमारे लिए संजीवनी साबित होने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार वीडियो को जबरदस्त तरीके से लाइक कर दीजिए, जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम मिलेंगे आपको इसी क्लास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।